डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट जूलॉजी पेपर थर्ड, जिसकी आज की हमारी यूनिट है सेकंड, सेल डिवीज़न, जिसके अंतर्गत हमने आपको पिछले वीडियो में इंटरफेज अवस्था के बारे में बताया था, जिसको 4 भागों में डिवाइडेशन किया, G1, S, G2 और M फेज। हमने सभी के बारे में आपको डिटेल्स में बताया था कि G1 स्टेज में सेल्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं, एस फेज में क्या सेल के अंतर्गत परिवर्तन आते हैं और G2 स्टेज में भी क्या परिवर्तन आते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको समसूत्री विभाजन, माइटोसिस के बारे में स्टडी कराएंगे। समसूत्री विभाजन के बारे में सबसे पहले स्टार्सबर्गर ने 1870 में प्लांट सेल्स में और फ्लेमिंग ने 1882 में एनिमल सेल्स में इसका अध्ययन किया और इसी दौरान गुणसूत्रों के जो व्यवहार का अध्ययन है वो डॉर्लिंगटन के द्वारा किया गया। यहाँ पर हम माइटोसिस को 4 सब स्टेजेस में, 4 उप अवस्थाओं में बांटते हैं। नंबर 1 प्रोफेज, नंबर 2 मेटाफेज, नंबर 3 एनाफेज और नंबर 4 टीलोफेज। माइटोसिस सोमेटिक सेल्स में संपन्न होता है और उसको स्टडी हेतु 4 सब स्टेज में डिवाइडेशन किया गया है, जिनका भी मैंने आपको नाम बताया है। माइटोसिस डिवीजन द्वारा बॉडी की ग्रोथ, अंगों के रीजनरेशन एवं डैमेज होने वाली सेल्स के रिप्लेसमेंट की क्रिया होती है। और यह जो क्रिया होती है, जो विभिन्न स्पीसीज के एनिमल्स में विभिन्न कंडीशंस में संपन्न होती है, और अतः इसमें लगने वाला जो टाइम होता है वो करीब 6 मिनट से लेकर कई आवर्स, कई घंटों तक का हो सकता है। वैसे जनरली इस साइकिल में 16 घंटे का समय लगता है। माइटोसिस शब्द का जो प्रारंभिक उपयोग है केवल यूकेरियोटिक सेल्स में केंद्रक विभाजन हेतु किया जाता था, किंतु आजकल इसमें कोशिका विभाजन की पूर्ण क्रिया हेतु इसका माइटोसिस शब्द को उपयोग में लिया जाता है। इस प्रकार के विभाजन का प्रमुख उद्देश्य जेनेटिक मटेरियल्स की पुनरावृत्ति होने, मीन्स रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, एवं इससे नवनिर्मित डीएनए को आनुवंशिक रूप से 2 समान सेल्स में विसंयोजन या सेग्रीगेशन से होता है। अब हम यहाँ पर प्रोफेज सबस्टेज के बारे में बताते हैं। पूर्व अवस्था, इंटरफेज के बाद में कोशिका विभाजन हेतु कोशिका केंद्रक इस अवस्था में ही सर्वप्रथम प्रवेश करता है और ये चारों उप अवस्थाओं में सबसे लंबी, अधिक समय लेने वाली उप-अवस्था होती है। इसमें कुछ मिनट से लेकर कुछ 1 घंटे से अधिक का समय लगता है और यह समय सेल की प्रकृति व जाति पर डिपेंड करता है। जैसे प्याज की रूट्स की सेल्स में प्रोफेज में 71 मिनट्स लगते हैं,
टिड्डे की न्यूरोब्लास्ट सेल्स में 1 से 2 मिनट्स का टाइम लगता है। मटर की एंडोस्पर्म में 30 मिनट तक का समय लिया जाता है। इस उपावस्था का समारंभ सेंट्रियोल्स के पृथक होने और केंद्रक कला के साथ बढ़कर इसके विपरीत ध्रुवों तक पहुंचने की क्रिया से होता है। और सेंट्रियोल्स एक सर्कुलर पथ, वृत्ताकार पथ पर बढ़ती है और प्रत्येक सेंट्रियोल एस्ट्रल रेज या किरणों से घिरी रहती है। और एस्ट्रल रेज जो कि माइक्रोट्यूबल्स के द्वारा निर्मित होती है, जो कि स्पिंडल फाइबर्स को निरूपित करती है। इस समय प्रत्येक सेंट्रियोल्स एस्ट्रल किरणों युक्त होने के कारण ये कि स्टार जैसी दिखाई देती है। इन्हें हम एस्टर्स भी कहते हैं। एनिमल सेल्स में स्पिंडल एपरेटस में 2 एस्टर्स होती है, अतः इसे एम्फी एस्टर्स कहते हैं। और प्लांट सेल्स में ये एस्टर्स नहीं पाए जाते, इन्हें हम एन एस्ट्रल्स भी कहते हैं। पोलर्स पे स्पिंडल फाइबर्स का संघनन कैल्शियम द्वारा सक्रिय एक्टिवेटेड प्रोटीन कोलमिडोलिन के कारण होता है। प्रत्येक तर्क तंतु 4 से लेकर 12 माइक्रोट्यूबुल से बने होते हैं। और ये स्पिंडल फाइबर्स, ये तर्क तंतु 2 प्रकार के होते हैं, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। जो कंटिन्यूअस तर्क तंतु हैं वो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक पाए जाते हैं, जबकि डिसकंटिन्यूअस जो तर्क तंतु हैं वो एक ध्रुव से उद्गमित तो होते हैं किंतु दूसरे ध्रुव तक नहीं पहुंचते। इनमें से कुछ गुणसूत्रीय तंतु होते हैं जो गुणसूत्रों से जोड़ते हैं। तर्क तंतु 95 से 97 ट्यूबुलिन प्रोटीन से एवं 3% के आसपास आरएनए तथा लिपिड से बने होते हैं। प्लांट की सेल्स में सेंट्रियोल्स नहीं पाई जाती। क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन पदार्थ से जल क्षय होने के कारण तंतुओं के रूप में प्रकट होने लगते हैं और गुणसूत्रों में कुंडलन की क्रिया होती है, अतः छोटे होकर स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। अब जब इनको हम उच्च आवर्धन क्षमता वाली माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित तंतुओं क्रोमेटिड से बना हुआ दिखाई देता है, जो कि सेंट्रोमियर्स पर जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। प्रोफेज के और आगे बढ़ने पर प्रत्येक क्रोमेटिड और छोटा व मोटा होता हुआ दिखाई देता है। अब सेंट्रोमियर, प्राथमिक संकीर्णन तथा सेंट्रोसोम अथवा काइनेटोकोर स्पष्ट हो जाते हैं। आरंभ में सभी गुणसूत्र केंद्रक में समान दूरी पर छितरे हुए दिखाई देते हैं, जो अब केंद्रक कला के निकट व्यवस्थित हो जाते हैं। अतः केंद्रक का जो सेंट्रल एरिया होता है वो खाली हो जाता है। पश्य प्रोफेज में न्यूक्लियस केंद्रिका केंद्रक द्रव में विलुप्त हो जाता है और इसी के उपरांत केंद्रक आवरण भी टूटकर विलुप्त हो जाता है। हम शॉर्ट में प्रोफेज प्रवस्था के दौरान होने वाले जो परिवर्तन हैं उनको हम आपको बताते हैं कि प्रोफेज में केंद्रक में उपस्थित क्रोमेटिन पदार्थ का संघनित होकर क्रोमेटिन सूत्रों में परिवर्तित होना, क्रोमेटिन सूत्रों का संघनित एवं कुंडलित होकर छोटे व मोटे होना, गुणसूत्रों के चारों ओर प्रोटीन का द्रावती पदार्थ एकत्रित होना, प्रोफेज के अंत के दोनों क्रोमेटिडों का पृथक एवं स्पष्ट होना और प्रत्येक गुणसूत्र का स्प्लिट होना, केंद्रक कला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स व केंद्र का अदृश्य हो जाना, तारक काय का विभाजित होकर विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करना और तारक काय से एस्ट्रल रेज का बनना। प्रोफेज में प्रमुख घटनाओं में क्रोमोसोम्स का स्पष्ट दिखाई पड़ने लगते हैं प्रोफेज की प्रमुख घटनाओं में। और शुरू में क्रोमोसोम्स पतले धागों के रूप में दिखाई पड़ते हैं, जो कि एक ऊन के एक ढीले गोले के रूप में लिपटे हुए से लगते हैं। धीरे धीरे क्रोमोसोम्स की लंबाई घटती है तथा मोटाई बढ़ती जाती है और मध्य प्रोफेज में क्रोमोसोम्स के दोनों क्रोमेटिड साफ दिखाई
पड़ने लगते हैं और प्रोफेज के अंत में सभी क्रोमोसोम्स काफ़ी छोटे और मोटे हो जाते हैं। स्पेशली प्रोफेज में केंद्रिका व केंद्रक कला उपस्थित रहते हैं, लेकिन तर्क उपकरण स्पेंडल एपरेटस एब्सेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स का संघनन कंडेंसन क्रोमोसोम्स का संघनन, यहाँ पर संघनन का मीन्स क्रोमोसोम्स की लंबाई में कमी और मोटाई में वृद्धि, ये कोलिंग के कारण होता है, कुंडलन के कारण होता है। प्रोफेज की शुरुआत में प्रत्येक क्रोमोसोम्स में कुंडलियों की संख्या अधिक और व्यास कम होता है, लेकिन धीरे धीरे कुंडलियों की संख्या घटती जाती है और व्यास बढ़ता जाता है। इससे क्रोमोसोम्स की लंबाई कम और मोटाई अधिक होती जाती है और इस प्रकार कुंडलन को हम संबंध परक कुंडलन रिलेशनल कोलिंग कहते हैं। और इसको हम दो भागों में डिवाइडेशन कर सकते हैं, प्लेक्टोनिक कुंडलन और पैरानिमिक कुंडलन। जो प्लेक्टोनिमिक कुंडलन होता है, इसमें दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे के चारों ओर एक रस्सी के स्टैंड की भांति कुंडलित होते हैं और बिना घुमाए एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकते। माइटोसिस के प्रोफेज में सिस्टर क्रोमेटिड्स में इस प्रकार का संबंध परक कुंडलन पाया जाता है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मेटाफेज या मध्यावस्था के बारे में बताएंगे। यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से एनिमल सेल्स में समसूत्रीय तर्क तंतुओं का चित्रण दिखाया गया है। प्रारंभिक प्रोफेज अवस्था एंड विलंबित प्रोफेज अवस्था के डायग्राम के द्वारा दर्शाया गया है। इसमें होने वाले परिवर्तनों को